नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। आज निष्पक्ष न्यूज में लेकर आए हैं आज की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी इस वक्त जर्मनी में है। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरी खबर निष्पक्ष न्यूज में यूपी के चंदौली से है, जहां गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी निशा की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों में घिर गई है। आखिर कैसे गई निशा की जान, इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और तीसरी खबर निष्पक्ष न्यूज में आज की महाराष्ट्र से है। लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक नया ऐलान किया है और ये ऐलान है अयोध्या दौरे का। राज ठाकरे कब जाएंगे अयोध्या और कैसे लोगों से अयोध्या जाने की अपील की गई है, आपको अपनी इस खास बुलेटिन के जरिए बताएंगे। शुरुआत हम करते हैं पीएम मोदी के यूरोप दौरे से। 3 दिन के यूरोप के दौरे पर सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, किसी की जीत नहीं होगी और जल्द से जल्द युद्ध रुकना चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध के कारण तेल और खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं और इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए। तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के जर्मनी दौरे का, जिसमें उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द रुकने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा कि इससे तेल की कीमतें आसमान छू गई। युद्ध में किसी का फायदा नहीं होता, इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी, ना ही होती है किसी भी युद्ध में। हर तरह से कोई जो जीतता है वो भी हारता ही है, क्योंकि लोगों की जान बेवजह जाती है और कितना नुकसान होता है ये हम सभी देख ही रहे हैं। यूक्रेन में क्या चल रहा है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक युद्ध नहीं थमा है। और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की है जर्मनी से। जर्मनी में वो जर्मन चांसलर से भी मिले और भारतीय प्रवासियों और व्यापारियों से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ में क्या क्या कुछ कहा इस दौरे के दौरान, सुनिए। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। चलिए आज की दूसरी बड़ी खबर की निष्पक्षता से पड़ताल करते हैं। चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर कन्हैया यादव की 24 साल की बेटी निशा यादव की रहस्यमयी मौत को लेकर यूपी पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के विरोध के बीच एसएचओ उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है, तो साथ ही 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन निशा की जान किसने ली, इस प्रश्न का जवाब पुलिस के पास अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है। विपक्ष के आरोपों ने यूपी सरकार की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस तरह टांगा गया ताकि ये सुसाइड लगे सर, ऊपर से मरवाया गया है सर। घर में आकर लड़कियों को मारे पीटे। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है, पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। चंदौली पर जो घटना घटी है वो दुखद है और उसके जो दोषी हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी विवेचना होने दीजिए। बुलडोजर क्या इस तरह से भी चलेगा, लोगों के पास चलेगा, बहु बेटियों के पास के खिलाफ चलेगा। निशा के गले पर खरोच, जबड़े पर भी लगी चोट, कैसे मरी कन्हैया यादव की बेटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं खुदकुशी की पुष्टि, गैंगस्टर के घर दबिश, सवालों के घेरे में यूपी पुलिस। चंदौली में 22 साल की लड़की की मौत कैसे हुई, निशा ने खुदकुशी की या किसी ने उसकी हत्या कर दी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन इन सवालों के जवाब अब भी नहीं आए। मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ गई है, क्योंकि निशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी की पुष्टि नहीं हो पाई है, तो साथ ही लड़की के शरीर पर कोई अंदरूनी या बाहरी चोट भी नहीं लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के शरीर पर 2 निशान मिले हैं। गले के सामने खरोंच के निशान मिले हैं। बाएं जबड़े के नीचे 0.5 सेंटीमीटर की मामूली चोट मिली है। पूरे शरीर में कहीं और कोई चोट का निशान नहीं है। निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सवालों से मुक्त नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में ना तो कोई गंभीर चोट है, ना ही आत्महत्या की पुष्टि। तो फिर निशा की मौत हुई कैसे?
निशा की बहन गुंजा का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और सच पर पर्दा डालने के लिए साड़ी से बांधकर लटका दिया ताकि वो फांसी के फंदे से झूलती दिख जाए। दो लेडीज पुलिस और 8-10 पुलिस वाले मारते रहे। दी चिल्ला रही थी कि गुंजा किसी को बुलाओ, बचाओ बचाओ, लेकिन नहीं। फिर दी की आवाज़ बंद हो गई। जब हम उस रूम में गए तो देखे तो दी पंखे से लटकी हुई थी। इनको मारकर, सर बेल्ट का निशान था, उनको मारकर साड़ी से टांग कर और 2-4 साड़ी छींट कर ये लोग चले गए। निशा यादव की मौत को लेकर यूपी पुलिस घिरती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस की मारपीट में युवती घायल थी तो फिर उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? गले के सामने खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर की चोट कैसे आई? पुलिस की दबिश के वक्त निशा के साथ घर की छत पर मौजूद निशा की छोटी बहन गुंजा तो सीधे सीधे पुलिस वालों को ही गुनहगार ठहरा रही है। यह सर मार कर उन्हें इस तरह टांगा गया ताकि ये सुसाइड लगे। सर मार कर टांग दिए गए। हमारा पूछना ये सर कि दो लड़की पर हाथ उठाने का रीजन क्या हम पे केस है? क्या हमने मर्डर किया है? निशा के पिता कन्हैया यादव भी पुलिस पर ही बेटी की हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ही उन्हें जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। लड़के का चालान करके पूरा दे दिए और लड़की को जब लगा चोट मृत्यु हो गई तो ये सब कर करके उसको पंखी में बांध कर। निशा यादव की मौत का सच सामने लाना चंदौली पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है। पुलिस हर तरह की जांच के लिए तैयार दिख रही है ताकि दामन पर कोई दाग न लग जाए। आमतौर पर विसरा तभी सुरक्षित रखा जाता है जब मौत जहर खाने से हुई होती है, लेकिन पुलिस ने निशा का विसरा भी परीक्षण के लिए सुरक्षित रख लिया है। के पास खरोच और एक बाएं जबड़े के पास जो है इसमें मामूली सी चोट आई है। तो ये इनके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर में अंदरूनी इवन और एक्सटर्नल नहीं आई है। घर वालों के जो भी पक्ष था उसके हिसाब से अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना के दौरान जिस तरह के साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। मृतक निशा की छोटी बहन गुंजा की तबीयत भी खराब है। पहले जिला अस्पताल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर ही उसका चेकअप कर रही थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी जिला अस्पताल लाना पड़ा। हालांकि परिजनों की शिकायत पर पुलिस महकमे ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। सैयद राजा थाने के एसएचओ उदय को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस एक्शन को नाकाफी करार दे रहे हैं। पुलिस के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। सोमवार की शाम जैसे ही निशा यादव की मौत की खबर फैली, स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। तनाव बढ़ता देख वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी, लेकिन लोग पुलिस के खिलाफ ही नारे लगाने लगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ने हालात बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन सियासत अपनी रफ्तार में बढ़ती रही। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से एक घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच होने दीजिए। जांच से पहले अगर कोई चीज रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलडोजर क्या इस तरह से भी चलेगा, लोगों के पास चलेगा, बहु बेटियों के पास के खिलाफ चलेगा? तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। केवल और केवल एक इंस्पेक्टर को निलंबित कर देना उतना पर्याप्त नहीं है, इसमें गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। चंदौली के मनराजपुर गांव में गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर पुलिसिया दबिश के बाद से इलाके में अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस संदेह की हर वजह को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस सवाल का जवाब पूरा देश चाहता है वो मिलना अभी बाकी है। आखिर 22 साल की लड़की का गुनाह क्या था? किसने निशा की जान ले ली? किसने निशा को मौत के घाट उतारा? पीयूष आनंद, चंदौली, न्यूज़ 24। और आइए अब एक बार फिर से बात करते हैं पीएम मोदी के जर्मनी दौरे की। जर्मनी में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जल्द से जल्द युद्ध रोकने का आह्वान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
सात समंदर पार भी भारतीय संस्कृति का जादू सर चढ़कर बोला। बर्लिन एयरपोर्ट से होटल तक भारतवंशी पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखे। कोई हाथ मिलाने को बेसब्र था, कोई पांव छूने की जल्दबाजी में था। जोश हाई था, चेहरे पर अभिमान था, मन में भारतीय होने का गुमान था, क्योंकि सामने खड़ा शख्स हिंदुस्तान का स्वाभिमान था। बर्लिन के ऐतिहासिक ब्रांडेनबर्ग गेट पर जर्मनी में रह रहे भारतीयों ने समा बांध दिया। भांगड़ा से गरबा तक नृत्य की ऐसी छटा बिखेरी कि दुनिया मंत्र मुग्ध रह गई। थोड़ी देर के लिए ही सही, पीएम मोदी के स्वागत में बर्लिन मिनी इंडिया में तब्दील हो गया। बर्लिन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोगों ने कई दिनों तक नृत्य का अभ्यास किया ताकि अपने नेता के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। भारतवंशियों की माने तो मोदी काल में जर्मनी में भारत का सम्मान बढ़ा है, उनकी शान में चार चांद लग गए हैं। बर्लिन में पीएम मोदी का बाल प्रेम भी जागा। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की। एक बच्चे ने पीएम के सामने देशभक्ति का तराना गाया। पीएम ने चुटकी बजाकर बच्चे का हौसला बढ़ाया। एक बच्चे ने पीएम को हाथ से बनाई पेंटिंग दिखाई। पीएम ने सवाल किया कि उनकी तस्वीर ही क्यों बनाई। बच्ची बोली, क्योंकि आप मेरे आइकन हैं। पीएम ने अपना ऑटोग्राफ देकर बच्ची का दिल जीत लिया। तीन दिन के यूरोप दौरे के पहले पड़ाव में बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी को जर्मन सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग पर बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है। दुनिया में महंगाई बढ़ी है और इस युद्ध में कोई नहीं जीतने वाला है, लिहाजा इसे फौरन बंद होना चाहिए। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। जब दुनिया सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही हो, तब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए बैठी थी और पीएम मोदी ने उनकी उम्मीदें नहीं तोड़ी। यूरोपियंस को इस बात को समझ में भी आ गया है, क्योंकि वो यहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं। डायरेक्ट वार्ता हुई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ। पर जो दूसरा पहलू है कि प्रधानमंत्री ने जाने के पहले कहा कि मैं पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो प्रॉस्पेरिटी है, उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, इसकी तरफ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ज्यादा झुकाव होगा। रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर है और जंग को रोकना चाहता है। हालांकि भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह रूस और पुतिन के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन को मानवीय मदद देने में भारत ने कोई कमी नहीं रखी है। जर्मनी के बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे।
कोशिश यही रहेगी कि रूस यूक्रेन युद्ध थम जाए, बर्बादी और तबाही और ज्यादा ना होने पाए। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पीएम ने की है शांति की अपील। अगली खबर का रुख करते हैं निष्पक्ष न्यूज में। अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासी महाभारत खड़े करने वाले राज ठाकरे ने अब एक नया ऐलान किया है। इस ऐलान से एक नई सियासत शुरू हो गई है। ये ऐलान है अयोध्या जाने का। दरअसल राज ठाकरे अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं और मुंबई की सड़कों पर एमएनएस ने पोस्टर लगाया है, जय श्री राम चलो अयोध्या। पहले औरंगाबाद में हुंकार, माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, अब अयोध्या चले राज। पहले लाउडस्पीकर बनाम हनुमान चालीसा पर ललकार, मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अब जय श्री राम की पुकार। जी हां, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का नया ऐलान है। ऐलान है अयोध्या चलने का। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख तय कर दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है। मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर लिखा गया है, जय श्री राम, धर्मांध नहीं मी धर्माभिमानी, चला अयोध्या, यानी चलो अयोध्या। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज साहब ठाकरे का अयोध्या दौरा, ऐतिहासिक दिवस 5 जून 2022, यानी अगले महीने 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या जाएंगे। ये पोस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास लगाए गए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जगह जगह चलो अयोध्या नाम के पोस्टर लगाए हैं। अब बीएमसी के जो कर्मचारी हैं इस पोस्टर को निकालने के लिए आए हैं, क्योंकि इस पोस्टर के लिए परमिशन नहीं ली गई है। हालांकि अगर इस पोस्टर के बगल की बात करें तो यहाँ पर जो अयोध्या मंदिर की झांकी बनाई गई है और इसकी परमिशन ली गई है, और यहीं पर जो है हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई गई है बड़ी सी। तो ये जो झांकी है महाराष्ट्र दिवस के मौके पर इसकी परमिशन ली गई थी, लेकिन जो पोस्टर लगाए गए थे चलो अयोध्या की, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। इसको अभी जो बीएमसी के कर्मचारी हैं ये जो पोस्टर है इसको निकालने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के इस नए ऐलान ने सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। अभी हाल ही में शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे के मंत्री बेटे आदित्य ठाकरे ने भी अयोध्या जाने का ऐलान किया था। इस बीच राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरे की तारीख तय कर दी है। राज ठाकरे लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ पिछले कई दिनों से मुखर हैं। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दे चुके हैं। सरकार को खुली चेतावनी दे चुके हैं। शिवसेना की ओर से भी राज ठाकरे पर हमले किए जा रहे हैं। खुद सीएम उद्धव ठाकरे भी कई बार बिना नाम लिए निशाना साध चुके हैं। ऐसे में राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से तय है कि एक बार फिर सियासी गलियारों में तूफान मचने वाला है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, सटीक और बिल्कुल निष्पक्ष। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।